हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। गाइस ये अपनी पॉलिटी के कुछ अंतिम चरण चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, शुरू की क्लास से लेके और जो इसकी एंड की क्लास होगी, पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन जब भी होगी वहाँ तक एक भी चीज़, मैं कह रहा हूँ एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, या ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कि ये कम ज़रूरी हो। सबकी सारी मतलब सबकी सब चीज़ वो बराबर की ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचिए ना, 17-18 क्वेश्चन आएंगे, 17-18 लेक्चर भी हो जाए तो हर लेक्चर से एक आध क्वेश्चन भी आ गया, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। अच्छा, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, नाम से समझ आ गया केंद्र और राज्य में किस तरह से एक सिस्टम चलता है, क्या है, उनके क्या संबंध हैं, बेसिकली इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पढ़ के देखते हैं कि क्या होता है केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों का। देखिए, इधर लिखा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म को मैंने आपको 50 बार मतलब बता दिया कि पावर्स का बंटवारा, इस तरह पावर्स को बांटे, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। पावर का बंटवारा तो किया है, लेकिन बड़े आदमी की बात मान के चलना है, थोड़ा एक साथ चलना है, पावर्स का यूज करना है। समझ रहे हो बात? अच्छा, देखिए समझने की कोशिश करिए, केंद्र राज्य संबंधों को किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, आप समझिए। जैसे ट्रेंड देखते हैं, पहला फेज चला था, मतलब 1950 का दशक था, 50 फिर 60 का दशक था, मतलब पूरे 20 साल हर जगह कांग्रेस सरकार रहती थी। चाहे सेंटर में सरकार बने चाहे राज्यों में सरकार बने, हर जगह कांग्रेस। ठीक है। 1970 जैसे मतलब 1964 के बाद जैसे ही उनकी डेथ हुई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, फिर जो भी हुआ, तो एक जगह मतलब स्टेट में, राज्य के लेवल की बात कर रहा हूँ, राज्य पे ही 9 राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई। सेंटर में तो थी, 9 राज्यों से गायब हो गई थी। तो धीरे धीरे लोग समझने लगे कि और पार्टियों को भी वोट दिया जा सकता है। तब तक तो लोग यही सोचते थे कि इन्होंने देश आज़ाद करवाया, ऐसा ऐसा करके वो परसेप्शन बना हुआ था। तो बहुत आराम से लोग वोट देते थे और सोचते थे कांग्रेस के अलावा और किसको वोट देंगे। तो बढ़िया वोट चल रही थी। और ऐसा भी नहीं कांग्रेस ने काम नहीं किया। जो 19 मतलब जो जवाहरलाल नेहरू का जो 3 टर्म का टाइम था, मेरे ख्याल से तो उसमें काफ़ी टाइम काम किया गया है। इतनी सारी आईआईटी, एटॉमिक एनर्जी का जो वो मतलब काउंसिल बनाई, मतलब बहुत कुछ काम किया धुआं धड़क्के से, खूब चला था उस वक्त तो। ठीक है, ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर थे। शायद इसलिए थे कि कांग्रेस में उस वक्त शायद करप्शन नहीं था, क्योंकि शायद पैसे की उनके पास पहले से कोई कमी नहीं थी, इसलिए क्या करते करप्शन करके। चलिए देखते हैं। फिर देखते हैं 1977, पहली बार नॉन आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। कहाँ पे? सेंटर में। मोरारजी देसाई की जनता संघ की सरकार पहली बार बन जाती है, मोरारजी देसाई। लेकिन चल नहीं पा रही, वो भी 2 साल बाद उसकी सरकार गिर गई थी। क्यों? क्योंकि चौधरी चरण सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। जो वो जीते थे वो गठबंधन की सरकार थी, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, वैसे ही चल रही थी, नहीं चल पाई। अच्छा, 1980s जो आया, 80 का दशक, उसमें तो पूरा मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। ये लोग असली चुनाव देखने लग गए। सब किसी स्टेट में पूरा कंपटीशन चल रहा है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, बड़े लेवल पे भी यही सब चल रहा है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, 80s के बाद तभी से समझ लो तुम बीजेपी का एक तरह से उदय हुआ है। उसके बाद फिर बीजेपी ने भी कभी मुड़ के नहीं देखा, लगातार बीजेपी ने अपनी सीट्स बढ़ाई ही हैं। और आज के वक्त में तो बीजेपी को आप जानते ही हो, किसी वक्त की कांग्रेस बन चुकी है, 70 साल पुरानी। मतलब बहुत अच्छे वोट्स के साथ जीत रही है बीजेपी। चलिए, पॉलिटिक्स को छोड़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। देखिए, सेंटर होता है, सेंटर पे अलग पावर होती हैं, स्टेट्स अपनी अलग तरह से काम करता है। सेंटर में पार्लियामेंट होती है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सरकारें किस तरह से चलती हैं, ये सब बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग। 3 तरह के संबंध होते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव मतलब वही कानून बनाने से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन कानून किस तरह से कार्रवाई चल रही है राज्यों में, उस तरह के संबंध सरकार के साथ, और फाइनेंशियल रिलेशन वित्तीय संबंध। ठीक है, ऐसे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक मोटा मोटा रख लो कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में तो लेजिस्लेटिव एक्शन रिलेशन दे रखे हैं, एक्शन बोल रहा हूँ बार बार। और 256 से 263 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दे रखे हैं। और फिर 268 293 के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल्स में।
देखते हैं क्या है। देखिए, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक या अमेंड लॉ फॉर द होल और एनी टेरिटरी। भाई तुमको पता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि पूरे देश के लेवल पे बना सकते हैं। संबंध पढ़ रहे हैं हम तो, इनमें कंपेरिजन करते करते पढ़ेंगे। पार्लियामेंट पूरे देश के लेवल पे लॉ बना सकता है और लॉ किसी भी कानून को अमेंड भी कर सकता है, समझ रहे हो बात को। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बना सकता है केवल उस पार्ट के स्टेट पर, लेकिन संविधान में तो कोई अमेंडमेंट कर भी नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, समझ रहे हो बात को। स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट तो सब कर सकती है। ये अभी गया है आगे। अब हमको इससे समझ आएगा असली कि किसके पास कितनी पावर है, सेंटर के पास कितनी पावर है, स्टेट के पास कितनी पावर है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा शेड्यूल 7। मैंने कई बार शेड्यूल 7 की बात की है, कई बार यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात की है। आपको याद हो जब मैं यूनियन टेरिटरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसके बात की थी। देखिए होता क्या है, शेड्यूल मैंने आपको पहले भी बोला है, जब संविधान बना था मतलब टोटल मिला के 8 शेड्यूल थे उस वक्त। तो 7 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ था, 7 शेड्यूल में फेडरलिज्म के बारे में लिखा हुआ था, मतलब शक्तियों का बंटवारा। कैसे, यूनियन लिस्ट में तो वो सब्जेक्ट थे, यूनियन लिस्ट में तो वो सब्जेक्ट थे जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना, केवल राज्य सरकार, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट थे जिन पर दोनों बना सकती है, समझ रहे बात को। यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार, कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। अच्छा, एक तरह से क्या देख रहे हैं हम, देखना आप, हेलो, कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग बना सकते हैं कानून, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में भी एक रूल है कि अगर दोनों राज्य का कानून बना हो, उसी में कोई सेंटर ने कानून बना दिया तो वहाँ उसके ऊपर सेंटर का कानून बना जाएगा, किसी एक ही चीज़ के ऊपर अगर कानून बना दिया। अच्छा, फिर अब इसमें क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि हेल्थ किस पे है, ये डिफेंस, तो आपको एक कॉमन सेंस से सोचना है, देश का डिफेंस यूनियन लिस्ट में होगा या स्टेट लिस्ट में होगा। ऑब्वियसली सेंट्री बना सकता है, जैसे डिफेंस के ऊपर कानून। इंटरनेशनल रिलेशन कौन कानून बना सकता है, सेंट्री बना सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ, देश की हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ पे कानून स्टेट लिस्ट बनाएगी या यूनियन लिस्ट, तो हेल्थ पे स्टेट लिस्ट कानून बनाती है, यही तो बात है बस। मुझे ऐसा लग रहा है कोविड में से हेल्थ वेल्थ के ऊपर बहुत कानून बनाए थे, आपने देखा होगा अलग अलग राज्य के अलग कानून थे। कोई बोल रहा था कि सुबह 8 बजे दुकान बंद होगी, कोई कह रहा है कि यहाँ चेक कराओ, कोई कह रहा है कि ये के लो, समझ रहे बात को। उससे अंदाजा लगा सकते हो, हर राज्य अपना कानून। तो स्टेट लिस्ट में मतलब हेल्थ भी आती है, ठीक है। ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात समझिए, 100 जो सब्जेक्ट है सारे के सारे याद नहीं कर सकते, आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं टोटल। 100 चीज़ें जिनके ऊपर यूनियन कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में टोटल 61 चीज़ें हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 चीज़ें हैं। पहले कॉन्करेंट लिस्ट जब शुरू में बनी थी तो कितने थे, केवल 47 थे। बाद में उसमें 5 और सब्जेक्ट डाले गए, कहाँ से कम करके, स्टेट लिस्ट से कम करते हैं, सरकारें कम करती हैं, इसमें बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है, सरकारें और पावरफुल हो जाती हैं। भाई पहले तो कानून बना नहीं सकती थी स्टेट लिस्ट में जब तक वो सब्जेक्ट था, लेकिन कॉन्करेंट में जैसे ही आया अब तो वो उस पर कानून बना सकती है और उनका कानून ही माना जाएगा स्टेट के ऊपर। तो अच्छा, ये 5 जो डाले थे ये किस अमेंडमेंट से डाले गए थे इसमें से, पहले मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने थे, 47, फिर इसमें कितने हो गए, 52। मैंने कहा ना ओरिजिनली कितने थे, 47। और एक और चीज़, जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 थे ना, पहले और भी ज़्यादा थे 61 से, और यूनियन लिस्ट में जो 100 थे पहले 100 से कम थे। तो असली में देखा जा रहा है समय के साथ यूनियन अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, स्टेट्स की पावर होती जा रही है कम। कॉन्करेंट लिस्ट भी बढ़ गई है 5 से। तो देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन सी 5 चीज़ें थी, इनको याद रख लीजिए, कौन कौन सी 5 चीज़ें थी जो डाली गई थी 42nd अमेंडमेंट के जरिए। का आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्या क्या डाला था, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर्स, वेट समझते हो ना, वजन, इसके ऊपर कोई कानून है कि कितने 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, ये सब। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 चीज़ें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 चीज़ें जो हैं ये डाल दी कॉन्करेंट लिस्ट में। अब इनके ऊपर यूनियन भी कानून बना सकता है। अच्छा, फिर इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, रेजिडरी पावर किसके दी गई, पार्लियामेंट को दी गई। रेजिडरी पावर क्या होती है, देखिए वो संविधान बनाने वाले कितने समझदार थे उस वक्त भी, उन्हें पता था कि भाई अभी हम बहुत पुराने समय में रह रहे हैं, आगे जाके और भी बहुत तरह की चीज़ें आएंगी, उन पर कानून कौन बनाएगा। तो रेजिडरी पावर है, मतलब अभी जिन जिन चीज़ों के बारे में हम ही नहीं जानते हम,
और आगे जाके किसी पर रूल बनाना पड़े तो मतलब इन लिस्टों को छोड़ के बाकी की सारी पावर अपने आप ही यूनियन के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई चीज़ इन लिस्ट में नहीं लिखी हुई है, इन लिस्टों में नहीं लिखी हुई है, तो उस पर अपने आप ही कौन कानून बना देगा? पार्लियामेंट कानून बना सकती है। मतलब पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो रही है अभी। देखो जैसे साइबर लॉज हैं, आजकल साइबर लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए, साइबर लॉ उस वक्त कोई सोचेगा 70 साल पहले साइबर कुछ इंटरनेट भी होगा? इंटरनेट तो कोई सोच भी नहीं सकता था, खैर, कि साइबर लॉ आएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह से। अच्छा, कौन कौन लिस्ट में क्या क्या आता है? वही एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड, ये अभी तो ऐड किए हैं, बता दिया मैंने, 42nd अमेंडमेंट से। और भी 52 टोटल है, याद होना चाहिए, 161 और 52। अच्छा, देखते हैं पार्लियामेंट लिटिगेशन इन स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट स्टेट में कैसे कैसे और कब कब कानून बनाता है? मतलब पार्लियामेंट स्टेट के लेवल पर कानून। मैंने आपको बताया राज्यसभा की स्पेशल पावर है, बताया था मैंने आपको कि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में, राज्यसभा जो होती है पार्लियामेंट में होती है ना, वो कोई कानून पास कर सकती है। आर्टिकल 249, समझ रहे हो बात को? नेशनल इंटरेस्ट में पास कर सकती है, ये मैंने आपको बताया था, जब राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। अच्छा, मतलब स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। तो भाई कोई भी पार्टी हो, अगर उसकी राज्यसभा में मेजोरिटी है तो वो असली में देखा जाए तो स्टेट पर भी कानून बना सकती है। बोल दे कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं। आर्टिकल 249 आपको याद ही है, ये आर्टिकल आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको। स्टेट लिस्ट पे जब राज्यसभा कानून आती है वो आता है आर्टिकल 249 के अंदर, और राज्यसभा जो ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है वो आर्टिकल 312 के अंदर। ये दोनों चीज़ों के आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं बाकी आर्टिकल देखते हैं। जैसा कि आपको पता है लेजिस्लेटिव संबंध जो हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो हैं, वो कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं? आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में ज़्यादातर। देखते हैं 249 में तो ये। अच्छा, अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये बात देखिए, मतलब इसमें लिख रहा है पार्लियामेंट लिटिगेशन स्टेट फील्ड में कब कब हो सकता है। पार्लियामेंट कब कब स्टेट पर कानून बना सकती है? एक तो राज्यसभा के जरिए बना सकती है, एक जब देश में नेशनल इमरजेंसी चालू हो, ऐसा आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल की तरह लगाई जाती है? 352, प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये तीनों की तीनों इमरजेंसी आपको याद है ना? ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो तब भी पार्लियामेंट को पावर आ जाती है। अगर इमरजेंसी लग गई, सॉरी, अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई हो तब भी पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम इमरजेंसी लेक्चर में और अच्छे से। तो इम्प्लीमेंट यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आर्टिकल 253 में लिखा है। भले ये आर्टिकल को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी जरूरत नहीं है, इसको भी, ये और ये दो याद कर लो वाले। तो देखें, जैसे कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को स्टेट में लागू करना है, अब इंटरनेशनल सारी पावर तो उसके पार्लियामेंट के पास है, तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून आ सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए। अच्छा, जैसे क्या, जैसे आप एग्जाम्पल बता दूँ, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ बहुत सारे देशों का कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए कानून बनाने वाले हैं, मतलब यहाँ से कार्बन का वो एमिशन कम करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट देखती है, हम अपनी, मतलब मोदी जी भी उससे हाँ करके आए कि बिल्कुल बनाएंगे सारे देश मिलके। तो उन्होंने, अब उनमें ऊपर ऊपर ये बात हुई उस देशों की मीटिंग में कि सारे जो देश हैं अपने अपने ऐसे राज्यों को ढूंढेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन निकलता है, और वहाँ कानून बनाएंगे कम कार्बन वालों का कुछ प्रबंध करिए। अब मोदी जी यहाँ के देखते हैं कि भाई राजस्थान में जाके ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है, जैसे देखा उन्होंने, तो राजस्थान में बड़ी कांग्रेस सरकार है, लेकिन वो कानून बना सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना है। अच्छा, वैन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, जब स्टेट खुद बोले कि भाई साहब हमारे लिए भी कोई कानून बना दो, ठीक है, तब बना सकते हैं। ए प्रेसिडेंट रूल गोइंग ऑन, हाँ ये तो सबसे बेस्ट है। जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 बताया था, दूसरे इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी के बाद सेकंड नंबर यही तो आती है। अच्छा, अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो मतलब वहाँ की लोकसभा तो भंग ही कर दी। प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब लोकसभा भंग। नेशनल इमरजेंसी केस में राज्य सरकारें भंग नहीं होती, उसमें नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लग जाती है, लेकिन राज्य की सरकारें ऐसे कैसी चलती रहती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जिस राज्य में लगता है उस राज्य की सरकार भंग हो जाती है, तो उस राज्य की सरकार ही नहीं, तो उस राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बना देती है। अच्छा, इफ गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट, याद है आपको, मैंने गवर्नर पढ़ाया था, मैंने बोला था गवर्नर के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर है, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है। प्रेसिडेंट का मतलब वही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे कहेंगे तब जाके प्रेसिडेंट उनको पास करेंगे। लेकिन इस केस में जब प्रेसिडेंट के लिए वो बिल को रखता है ना, इस केस में अब ऐसे गवर्नर तो बिल को मना कर नहीं सकता साइन करने से, लेकिन प्रेसिडेंट के पास अगर उसने बिल भेज दिया तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं उस पर।
तो बेसिकली यहाँ भी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट के हर कानून को रुकवा सकती है एक तरह से टेक्निकली। एब्सोल्यूट वीटो लगवा के, एब्सोल्यूट वीटो जानते ही हो आप, आर्टिकल 111 वीटो पावर्स लिखी हुई है ना। अच्छा अब देखो, अगर राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी मतलब राज्य का, देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है गवर्नर को कि भाई जितने भी कोई भी अगर मनी बिल या फाइनेंशियल बिल अगर राज्य के लेवल पर लागू हो रहा है किसी राज्य में, उसको रिजर्व रख लो अभी के लिए। उनको आराम से रिजर्व रखा जा सकता है मनी बिल को, कि इसको पास मत करो। अच्छा, इन केस ऑफ इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या, अगर कोई राज्य ये चाहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर कोई कानून बनाना चाहता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है कि हम यूपी से अपनी सीमा बंद कर रहे हैं, या कोई दूसरे राज्य से अपनी सीमा बंद करना या व्यापार को बंद करना, तो ऐसे खुद की मर्जी से नहीं कर सकता, उसे प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से पार्लियामेंट का रूल हो गया ना इसमें। नहीं, प्रेसिडेंट की अनुमति का क्या मतलब है, प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस दे रहा है आर्टिकल 74 के तहत, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। अच्छा, बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आपको पता है कि ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर हैं, आईएएस आईपीएस हुए, चाहे तुम सीएपीएफ भी वैसे एक तरह से ऑल इंडिया सर्विस ही हुई देखा जाए तो, इनको चुनता तो कौन है, सेंटर, यूपीएससी के लेवल पर चुना जा रहा है, लेकिन ये सर्विस कहाँ पे दे रहे हैं, अपनी स्टेट कैडर में जाके देते हैं। समझ रहे हो तुम बात को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका भी प्रभावित कर रहा है। इंडियन पुलिस सर्विस उसके उस पर कंधे पर लिखा हुआ है, लेकिन वो राजस्थान पुलिस सर्विस में एसपी बना हुआ है किसी राज्य में जाके, मतलब वो जयपुर में एसपी है लेकिन कंधे पे लिखा हुआ है आईपीएस। समझ रहे बात को। तो एक तरह से हो गया ना, सेंटर का एक तरह से हस्तक्षेप ही। अच्छा, स्टेट मस्ट एक्सरसाइज देयर पावर दैट दे शुडंट इम्पीड यूनियन लॉज। स्टेट को अपनी जो पावर्स हैं उनको इस तरह से यूज करना है, इस तरह से काम करना है राज्य सरकारों को कि अगर यूनियन का कोई लॉ बना हुआ है ना तो वो ना टूटे, इसका ध्यान रखना पड़ता है राज्य सरकारों को। अच्छा, और सेंटर डायरेक्शन तो दे ही सकता है किसी भी चीज़ के लिए कि भाई ऐसे चलो वैसे चलो। अच्छा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जान लो, जानते हो ना आप। जैसे यूनियन के लेवल पे क्या, मतलब सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है, भर्ती करता है। स्टेट के लेवल क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे राजस्थान का है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी। हमारे थंबनेल में भी तो लिखा होता है यूपीपीएससी, हम लिखते हैं RAS यूपीपीएससी। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर हैं, देखो यूनियन पर यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनको तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव पावर मैंने बताया हुआ है। लेकिन गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर उन्होंने बताई थी उसमें बताया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर या चेयरमैन दोनों को गवर्नर अपॉइंट करता है उनको, लेकिन उनको हटा कौन सकता है, केवल प्रेसिडेंट। ये जो चीज़ है ना, ये क्यों डाली गई है आर्टिकल में, ये इसलिए लिखा हुआ है, ये कहीं भी लिखा हो संविधान में इसलिए लिखा है, इससे वो बहुत ही फ्रीली काम कर सके, वो राज्य सरकारों की उसमें ना आए धौंस में कि तुमको हम हटा देंगे। अगर राज्य सरकारों की बात पे वो हटने लगे, गवर्नर उनको हटाने लगा, तो एक तरह से राज्य सरकार उनको हटाने लग जाएंगी, बोलेंगे हमारे आदमियों को लगाओ, मतलब कोई भी सरकार चाहे कि मेरे रिश्तेदारों को लगाओ, तो इसलिए हटा कौन सकता है, लेकिन उनको प्रेसिडेंट, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी पता नहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्यों धांधलेबाजी करते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको देख के बोला। जैसे राजस्थान में RAS की भर्ती में हर बार बोला जाता है कि शिक्षा मंत्री के घर वालों और उनको लगा दिया गया, पता नहीं क्यों, इनको क्या डर है। अच्छा, एक होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट का मतलब होता है कि दो राज्यों के लिए अगर एक ही बनाना हो। देखिए इन ऐसी चीज़ है कि दो राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, किसी राज्य के लिए हाई कोर्ट बनाना, ये सब बनाने का काम तो पार्लियामेंट का ही है, लेकिन मेंबर और चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, उनके प्रेसिडेंट। जब दो राज्यों की बात हो गई, दो राज्यों के लिए एक ही है पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ के ऑफिसर्स को चुनने के लिए, तो वहाँ पे फिर कोई, अब किस राज्य का गवर्नर करेगा दोनों में से, तो उस केस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। अच्छा, देखते हैं जैसे फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में देख लेते हैं अब, वित्तीय संबंध। लास्ट में बात करें फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनता है, आर्टिकल 280, ये फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है। फाइनेंस कमीशन मतलब, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, पहले तो ये समझो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, जो भी टोटल टैक्स इकट्ठा हुआ है पूरे देश का, जो खजाना है, उसे किस तरह से राज्य सरकारों में और यूनियन सरकारों में बांटना है। समझ रहे हो बात को। किसी स्टेट को ग्रांट एंड एड देनी है, किसी स्टेट को, कहाँ से, CFI भारतीय खजाने से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके बारे में कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। तो इस पर भी इल्ज़ाम लगाती हैं राज्य सरकारें। जैसे मुंबई महाराष्ट्र बोलता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स तो हमारे यहाँ से आता है और आप कई जगह और दूसरी जगह को ज़्यादा देते हो, तो इस तरह थोड़ी चलेगा। जिस जगह ज़्यादा जरूरत है उस जगह देंगे। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है सिक्किम, इससे वहाँ से तो इतना कम टैक्स आता है,
तो वहाँ तो फिर देना नहीं चाहिए। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो सब जगह देना पड़ता है, सब जगह का विकास करना ना, देश देश तो पूरा का पूरा ही है। अच्छा, प्लस सरकार ऐसा इल्ज़ाम लगाती है कि जिन राज्यों में अगर सेंटर जैसी सरकार हो, जैसे यूपी में है और सेंटर में दोनों में बीजेपी है, तो बोलते हैं यूपी को तो ज़्यादा एड दे रही। एड वो रुपया होता है जो सरकार कभी वापस नहीं लेगी देके, किसी तरह की हेल्प, जैसे कोविड में किसी कोई तरह का एड पैकेज दे दिया, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ का, इस तरह का। अच्छा, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, यही काम करती है। अब देख लें फाइनेंस कमीशन में होता कौन है, मेंबर कौन। फाइनेंस मिनिस्टर होती है पहले तो, देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। मेंबर देख लो, सॉरी ये फाइनेंस कमीशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम। फाइनेंस कमीशन तो वो अपॉइंट करता है ना प्रेसिडेंट, उसमें तो अलग अलग लोग होते हैं, बहुत बड़े IAS अधिकारी। बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। आपको पता होगा नया कुछ जीएसटी आया है देश में। इसका मतलब क्या, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे टोटल, जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, उनको मिला के कोई एक फिक्स टैक्स बोल दिया, 18%, 28%, इस तरह से। किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया है, उस वक्त वो अमेंडमेंट जो किया गया था 2016-17 जब भी लाया गया था ये, वो था 101 अमेंडमेंट पूरा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 101। आर्टिकल कौन सा डाला इसके लिए, 289, 89 है नहीं, सॉरी 79A, 279A। मतलब 280 तो फाइनेंस कमीशन का है, उससे थोड़ा सा पहले डाल दिया 279 और 80 के बीच में 279A एक आर्टिकल, जिसके तहत क्या बनाई, जीएसटी काउंसिल। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में कौन कौन आदमी होते हैं। जीएसटी काउंसिल के तहत केंद्र राज्य के संबंधों को दिखा रही है, इसमें सब तरह के लोग हैं। देखो फाइनेंस मिनिस्टर तो इसकी चेयरमैन है, MOS फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था तो कई तरह के मंत्री बताए थे, तो कैबिनेट मंत्री थे, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो मैंने बोला था ये कोई राज्य मंत्री नहीं है, ये उसी किसी डिपार्टमेंट में या तो उन मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के छोटे हो सकते हैं या हो सकते हैं MOS इंडिपेंडेंट। तो हमको MOS फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, छोटे मिनिस्टर, उनकी बात हो रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के और भी छोटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको बोलते हैं, वो लोग होते हैं। अच्छा, सारी स्टेट्स के फाइनेंस, जितनी भी राज्य सरकारें, उनके वित्त मंत्री भी होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वित्त मंत्री हो, स्टेट बोल सकता है वित्त मंत्री जगह दूसरे आदमी को भी, कि भाई हमारा टैक्स वगैरह कम, ये आदमी देखता है, ये होगा। समझ रहे हो बात को। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के छोटे मंत्री, सेंटर के लेवल वाले, फिर राज्य सरकारों के भी वित्त मंत्री, ये सब लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल के। ये डिसाइड करते हैं क्या टैक्स होगा क्या नहीं। समझ रहे बात को। ये सारी हमने चीज़ें देख ली। तो देखिए मैंने आपसे बोला फाइनेंस कमीशन का क्या आर्टिकल है, 280। जीएसटी काउंसिल तो आपसे मैंने पहले ही बहुत दिन पहले ही बोला था एक बार एक लेक्चर में, बॉडी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है और ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिनके बारे में दे रखा है, तो जिन चीज़ों का आर्टिकल है अपने आप समझ जाइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई तभी तो उनका आर्टिकल है। तो एक तरह से ट्रिक होती है ये कि जिस चीज़ का आर्टिकल अगर है तो वो अपने आप ही कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 280 है। जीएसटी काउंसिल 279A, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है खुद ही, जो नहीं होगी। अब हाँ, जब मैंने आपको जोनल काउंसिल के बारे में बताया था पहले, जोनल काउंसिल होती है अलग अलग जोन्स के लिए, 5 जोन में बैठा हुआ है। जोनल काउंसिल कोई आर्टिकल बताया नहीं, क्योंकि जोनल काउंसिल एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 वाला, मैंने आपको अभी बताया था उस लेक्चर में, तब जोनल काउंसिल बनाई थी उस एक्ट से। तो जो चीज़ एक्ट से बनाई हुई है मतलब वो किसी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है, संविधान के अंदर उनका कोई बात नहीं है, वो अलग से सरकार ने बनाई है कोई एक्ट ला के। तो अपने आप ही वो कैसी है बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इन बॉडी में जो लोग जो एक्ट से बनाए जाते हैं, जैसे यही जिसके बारे में जोनल काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ, इनको स्टैचुरी बॉडी बोलते हैं जो एक्ट के थ्रू बनी है। अच्छा चलो, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसकी अलग से एक क्लास होगी जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अलग पढ़ने वाले हैं। इतनी चिंता की जरूरत नहीं, ये सब को हम पढ़ेंगे दोबारा इसी एक क्लास में। अच्छा, अब रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है वो देखिए। अपॉइंटमेंट एंड गवर्नर एंड जोन, आपको मैंने बताया है कि असली में कन्वेंशन तो ये है कि पूछ के बोलना चाहिए कि कोई आदमी को गवर्नर बनाए, लेकिन सरकार गवर्नर बनाती है, गवर्नर उनके काम में हस्तक्षेप करता है। दोनों जगह एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार आपने सुना होगा भी न्यूज़ चैनल्स पे। डबल इंजन का मतलब होता है सेंटर में और स्टेट में एक जैसी सरकारें होना। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, सेंटर के लेवल बीजेपी, तो वो डबल इंजन की सरकार हो गई। तो डबल इंजन की केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल इंजन मतलब सेंटर और स्टेट में अलग सरकार है, तो गवर्नर काफ़ी हस्तक्षेप करता है उनके काम में। अच्छा, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल।
भाई साहब प्रेसिडेंट रूल के लिए B.R. अम्बेडकर ने ये बोला था कि इसको लास्ट रिजॉर्ट में यूज करना। लास्ट रिजॉर्ट मतलब एंड में यूज करना। जब प्रेसिडेंट रूल जब हम पढ़ेंगे, अगला जो वो होने वाला है अपना लेक्चर, वो होगा इमरजेंसी के ऊपर, किन किन केस में इमरजेंसी। तो उसमें दूसरी इमरजेंसी यही होती है, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो उस पर केंद्र सरकार क्या लगा सकती है, प्रेसिडेंट रूल। मतलब उसकी विधानसभा को भंग कर सकती है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, गवर्नर चलाएगा उस जगह, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर ने जब ये एक संविधान लागू किया तब बोला था कि इसको सबसे एंड में यूज करना, सबसे एंड में। लेकिन असली बताऊँ, सबसे पहले यही यूज किया गया। आप मजाक मानेंगे, इतनी बार स्टेट इमरजेंसी लगी है कांग्रेस के टाइम में, जैसे कोई दूसरी सरकार आती पुराने टाइम पे से। आजकल तो खैर बदल चुकी हैं चीज़ें, हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे कि आजकल क्यों प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता जगह जगह। लेकिन पुराने टाइम में किसी भी राज्य में अगर कांग्रेस के अलावा कोई सरकार आती, तुरंत प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। पंजाब में सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया आज तक, 9 बार। बताइए, 9 बार राष्ट्रपति शासन को यहाँ से खेले गए। अच्छा, और देखिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंटर फोर्स इन स्टेट, ये देखिए ये दिक्कत आएगी। आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल का पोल वायलेंस हो गया था, CRPF हुई, CISF, जैसे अभी आप CAPF में भर्ती हो जाएंगे तो आप हो तो है तो सेंटर की फोर्स, लेकिन इलेक्शन की ड्यूटी होगी, ये सब आपको स्टेट में लगा दी जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। ये राज्य की पुलिस तो होती हैं, अलग हैं, वो तो राज्य की हैं। लेकिन सेंटर की जो फोर्स है, BSF, CISF, CRPF, ITBP और असम राइफल जितनी हैं, इन सबको स्टेट में लगाना, इससे भी सरकारों को दिक्कत होती है। डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टेट इन केस ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड, वही फाइनेंस कमीशन जब फंड देता है, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तब डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है स्टेट के बीच में, जहाँ अपनी सरकार है वहाँ ज़्यादा। अच्छा, ये सब कारण हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होता ही है। अप्रोचमेंट ऑफ सेंटर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, आपको पता है स्टेट के सब्जेक्ट पर भी कानून बनाने की सेंटर की पड़ी रहती है, बना भी सकता है कई कई तरीके से। अच्छा ईच CM एक्ट एज, अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए ये सब हो गया, ठीक है। फिर इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही थी कि क्या बनाएं, इससे इस सब से छुटकारा कैसे मिले। तो कमीशन बनाए गए काफ़ी सारे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। तो एक कमीशन था सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन था जिसने जिसने बोला था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ। मतलब संविधान में इसके बारे में पहले से लिखा हुआ था, आर्टिकल 263 में, कि स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई झड़प होती है, तो किस तरह से सुधारा जाए, एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए। समझ रहे बात को। तो इंटर स्टेट काउंसिल, इस सरकारी कमीशन ने 1983 में रिपोर्ट दी थी और बोला था कि इसको बनाओ यार, जो आर्टिकल 263 में लिखा हुआ। अब आर्टिकल 263 में लिखा हुआ मतलब एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात। इसको बनाया बाद में गया 1990 में, ऐसा नहीं कि आज़ादी के तुरंत बाद बन गई, लेकिन बनाया इसको बाद में गया। किसके कहने पर, सरकारी कमीशन के कहने पर। सरकारी कमीशन बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ जिसमें सब लोग बैठ के करना फैसला। अच्छा, ये नॉन परमानेंट है, मतलब परमानेंट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटाया भी जा सकता है। हाँ, और नॉन परमानेंट का क्या मतलब है बेटा, देखो बताइए, हमेशा नहीं रहती है। जब कोई झड़प हो जाती है किसी वक्त, जैसे स्टेट और राज्य में कोई झड़प चल रही है, किसी फैसले को सुनना है, उस वक्त इसको सेटअप किया जाता है किसके ऑर्डर पर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे। इसको याद रखना, आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, सरकारी कमीशन ने बोला था नॉन परमानेंट है, इसको बनाया जाता है, काम पड़ता है तब किसके ऑर्डर पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे। इतना बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ठीक है इसके लिए मैं थी डिस्कशन के लिए, इसमें कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। ये बहुत गजब की, जैसे GST काउंसिल को ने आपको मेंबर बताए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो सब थे जो भी थे, इसके मेंबर देखिए, PM तो इसमें चेयरमैन होते हैं। फिर सभी राज्यों के CM, सभी राज्यों के। फिर CM ऑफ यूनियन टेरेटरी, जितने भी यूनियन टेरेटरी जिनमें विधानसभा होती है उनके CM, जैसे दिल्ली पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है वहाँ के CM। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT, जिनमें विधानसभा नहीं है, जो विदाउट LA की जो UT है, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली जो UT हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर, कोई तो चला रहा होगा ना वहाँ पे। अच्छा, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनमें होम मिनिस्टर शामिल रहेगा। इतने सारे लोग मिलकर बनती है इंटर स्टेट काउंसिल। तो हर स्टेट और UT से तो एक एक आदमी लिया जा रहा है, सेंटर की तरफ से कितने आदमी, एक तो PM और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनमें क्या होता है, एक होम मिनिस्टर। और इनको, ये 6 मिनिस्टर कौन कौन से होंगे, उनको कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, ये होंगे प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे, ये लोग रहेंगे। अच्छा, लेकिन होम मिनिस्टर का होना इसमें ज़रूरी है। मैंने इसमें लिखा है 4 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक परमानेंट एंड वाइटी।
जैसे कभी मीटिंग हो रही है इनकी, तो इनमें 6 में से 4 को तो परमानेंट आना ही पड़ेगा उस मीटिंग में, ये है इसका मतलब। अच्छा ये बहुत सारी चीज़ें थी जैसे आपको पता होना चाहिए। तो सरकारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी कहने बना दी थी, लेकिन सरकारी कमीशन ने और क्या क्या बोला था ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, या आप यूज कर सकते हो इसको, कभी आपसे वहाँ पूछ लिया, कभी पेपर 2 की जगह आप इसको यूज कर सकते हो। सरकारी कमीशन ने रिपोर्ट दिया था ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कि सेंटर के कुछ ज़्यादा पावरें बढ़ रही हैं सेंटर के पास। उन्होंने बोला रेजिडरी जो पावर हैं, मतलब जो ऐसी पावर जो इन लिस्ट में नहीं है वो पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं सीधे यूनियन लिस्ट में, असली में उनको कॉन्करेंट लिस्ट में लाओ। ऐसे उन्होंने ये दिए थे, ये हुआ नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था ऐसा होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट को कभी अबॉलिश नहीं करना चाहिए। वैसे अभी तक अबॉलिश किया भी नहीं गया असली में, लेकिन वो कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को कभी हटाना मत जीवन में। अच्छा 365 लास्ट रिजल्ट होना चाहिए। 365 क्या होता है, अभी तो मैंने बोला था 356 प्रेसिडेंट रूल का, एक 356 तो होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, लेकिन 365 आर्टिकल जो है उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा होगा अगर सेंटर ने स्टेट को कोई डायरेक्शन दी और स्टेट ने नहीं मानी तो इस बात पर भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। मतलब 365 आर्टिकल की वजह से 356 आर्टिकल का यूज हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 365 आर्टिकल बड़ा सिंपल है, सेंटर ने कोई भी डायरेक्शन दी स्टेट को, स्टेट नहीं मान रहा है, जैसे अभी ममता बनर्जी नहीं मानती है, तो बस इतना सा बोला, इसी केस में 365 का यूज करके वहाँ प्रेसिडेंट लगा दिया। प्रेसिडेंट रूल लगता तो 356 से ही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ अगर डायरेक्शन नहीं मानता है तो उसमें लगा सकते हैं। तो सरकारी कमीशन ने बोला कि इसको बिल्कुल लास्ट में यूज करना चाहिए, जब कोई सरकार ज़्यादा ही तंग कर रही है, इसको अपने फ़ायदे के लिए सरकारों को यूज नहीं करना चाहिए। उनकी रिपोर्ट थी ये बेसिकली। अच्छा कब बनाया गया था ये सरकारी कमीशन? 1983, मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया 1983 में बना था सरकारी कमीशन। अच्छा देखिए हमने इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर के बारे में पढ़ लिया, जीएसटी काउंसिल के मेंबर के बारे में पढ़ लिया, अलग से लिख देना ये 3-4 चीज़ों के मेंबर जो हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के पढ़ लिया आपने, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में जोनल काउंसिल के बारे में बताया था, जोन के लेवल पर पता होना चाहिए आपको। जोनल काउंसिल क्या है? स्टेचुरी बॉडी थी जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई गई थी, और एडवाइजरी बॉडी थी, सलाह दे सकती है कि क्या होगा। और जोन क्या, 5 जोन में भारत को बांटा था, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और सेंटर। मैंने तो ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट से लास्ट में शायद था, कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वो किसी भी जोनल काउंसिल में नहीं आती, उनके लिए अलग से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई हुई है। ये सब हमने बात की हुई है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया एक जोनल काउंसिल में मेंबर कितने होते हैं। 5 जोनल काउंसिल हैं, 5 मेंबर नहीं 5 हैं टोटल, आपको पता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ और एक सेंटर की। ठीक है, अब सब में हर एक में मेंबर के बारे में सुनो। एक तो होम मिनिस्टर होते हैं, मोटा भाई तो उसके चेयरमैन है। फिर जैसे एक जोनल काउंसिल की, एक बार में हम एक जोनल काउंसिल की तो बात करेंगे, किसी एक जोनल काउंसिल को लिया, अब उसके मेंबर देखिए कौन कौन होंगे, होम मिनिस्टर और सीएम ऑफ स्टेट। उस जोनल काउंसिल में जितनी भी स्टेट आ रही हैं, या सेंटर के लेवल पर सेंटर की जितनी स्टेट उसमें आती हैं, उन सब के सीएम प्लस 2 अदर मिनिस्टर, समझ लो, होम मिनिस्टर, सीएम ऑफ स्टेट और 2 अदर मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। अगर कोई यूनियन टेरिटरी भी उसके अंदर आ रही है जोनल काउंसिल के, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर। समझ रहे हो क्या बात को? होम मिनिस्टर, उन स्टेट के सीएम जो काउंसिल के अंदर आते हैं, भाई काउंसिल के अंदर वाली तो होंगे जो भारत के नक्शे में जो 5 हमने बांटी हुई, इधर 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 और बीच की, उन्हीं जिस राज्य के लिए जोनल काउंसिल बना रहे हैं उसी राज्य के सीएम तो बुलाए जाएंगे ना उसमें। अच्छा 2 अदर मिनिस्टर, और अगर उसमें कोई यूटी आ रही है तो उस यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर, इतने लोग होते हैं। अच्छा अब देखिए आप समझिए, होम मिनिस्टर तो इसके क्या कौन होते हैं? चेयरमैन। होम मिनिस्टर साहब कौन होते हैं इसके? चेयरमैन। लेकिन फिर वाइस चेयरमैन किसको बनाएं? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है इसमें? तो इतना समझ लीजिए, जितने भी इसमें जैसे सीएम और स्टेट बुलाए, जैसे 5 भाई राज्य आते हैं किसी जनरल काउंसिल में, तो 5 और सीएम में से रोटेशन वाइज चलता रहेगा। एक सीएम 1 साल के लिए वाइस चेयरपर्सन बन जाएगा, अगले साल कोई दूसरा बन जाएगा, ऐसे किसी को बनाना लगे तो वाइस चेयरपर्सन इन सीएम में से एक एक को बनाते रहते हैं। समझ रहे बात? ईच सीएम एक्ट एज वाइस चेयरमैन आफ्टर 1 ईयर, हर 1 साल के बाद रोटेशन में चलता रहता है। ये था। फिर इसके बारे में कुछ अलग चीज़ें भी आप जान सकते हो, जैसे और भी कई सारे कमीशन बनाए गए थे। जैसे आपको पता है कि देखो, सबसे पहला अगर कोई राज्य और केंद्र के संबंधों की जांच करने के लिए कोई कमीशन बना था, सबसे पहला तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, राजमन्नार कमीशन 1969 में। ठीक है, उसके बाद बना था आनंदपुर साहिब पंजाब में 1973 में। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 में। देखो 69, 73, 77, राजमन्नार, आनंदपुर साहिब और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। ये कहाँ था? राजमन्नार तमिलनाडु में, आनंदपुर साहिब नाम से समझ आ रहा है पंजाब, वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल में बना होगा। अच्छा
फिर उसके बाद आपको पता है सरकारी कमीशन कब बना है, 1983, ये चौथे नंबर बना है, याद रखना चाहिए आपको। और 5वें नंबर सबसे लास्ट में भी एक कमीशन बन चुका है, इसका नाम क्या था, पुच्ची कमीशन, 2007 में। इसने ये सब बोला था कि गवर्नर को इम्पीच, मतलब इन्होंने ये सलाह दी थी, ये सब मानी नहीं गई हैं कि ट्रांसफर ऑफ जज विदाउट, मतलब इन्होंने क्या क्या बोला था पुंछी कमीशन ने, कहीं लिखना चाहो तो लिख लेना, कि गवर्नर को भी ऐसे ही नहीं हटा देना चाहिए, उसका इम्पीचमेंट होना चाहिए प्रॉपर, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए उनकी बिना मर्जी के, जैसे मैंने बोला था ना, बिना मर्जी के ट्रांसफ़र कर सकते हैं केवल कॉलेजियम से सलाह लेके। अच्छा, लोकलाइज इमरजेंसी, इसका मतलब क्या है लोकलाइज इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल लगाना है आपको या नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तो असली में पूरी जगह लगाने की जरूरत नहीं, जिस जगह प्रॉब्लम है बस उतनी उतनी स्टेट में उतनी उतनी जगह पे लगा दो। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाना है, कहीं 2 जिलों में प्रॉब्लम है उस वजह से आपको लगानी पड़ रही है, तो उन 2 जिलों में प्रेसिडेंट रूल लगा दो ना, पूरे राज्य की सरकार गिराने का क्या मतलब है। उन्होंने ऐसे बोलता है इमरजेंसी को लोकलाइज करो। अगला जो लेक्चर है उसमें हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे इमरजेंसी लगती है। आप बहुत पक चुके होंगे इमरजेंसी के। देखिए, आपको पहले लगता था यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट क्या होती है, वो सब मैंने आपको बताई दी, शेड्यूल 7 के अंदर आती है। 12 शेड्यूल हैं अभी के वक्त में टोटल, उनको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको रट जाएंगे कौन से शेड्यूल में क्या दे रखा है, ठीक है। कई सारे तो आपको पता ही चल गए होंगे, क्या शेड्यूल 7 में आता है ये सब, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आपको पता है, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था, उसमें डिफेक्शन के जो सारी चीज़ थे वो 10वें शेड्यूल में लिखे थे सारे नियम, किन किन केस में डिफेक्शन होगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। इसी तरह आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसके लिए आपको कोई चिंता की जरूरत है नहीं। और अभी इसके बाद कितने लेक्चर आएंगे उनके बारे में बात कर लें। अगला लेक्चर आएगा इमरजेंसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो अगला लेक्चर है इमरजेंसी के बाद आएगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, ठीक है जी। फिर अगला लेक्चर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो लेक्चर बड़ा रहेगा क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत सारी, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का वो अगला लेक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला जो आएगा। उसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो आएगा, कोई सा भी आए आप देख लेना, पूरा कोर्स जब तक नहीं होगा तब तक लेक्चर आते रहेंगे, पर मेरे ख्याल से अब 4 लेक्चर हैं मैक्सिमम, इसके ज़्यादा आ नहीं सकते। जैसे एक ही बड़ा है वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाकी सब तो छोटे छोटे ही रहेंगे ऐसे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।